हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैक टैग। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट सेकंड के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बच गए थे। हमने अपने लास्ट वीडियो में यूनिट सेकंड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस सब्जेक्ट की, आप जाकर देख सकते हो। तो देखिए, जो क्वेश्चंस रह गए थे कल, आज उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है द मैनेजेरियल स्किल्स डेट आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। यानी कि हमको ऐसी स्किल के बारे में बताना है जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को जरूरत होती ही होती है। ठीक है, तो देखो, टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इट इज इसेंशियल टू possess a रेंज ऑफ मैनेजेरियल स्किल्स। यानी कि दोस्तों, हमको मैनेज करने की स्किल आनी चाहिए। बहुत सारी एक बिजनेस में बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। अब हर जिम्मेदारी को हम लोग किस तरीके से मैनेज करेंगे, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो काम पर पूरा हो, है ना। हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक वे होता है। तो अगर हम सिस्टमेटिक वे में काम करेंगे, हर चीज़ को मैनेज करके चलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। मान लो हमने किसी से प्रोजेक्ट ले लिया जो हमें टाइम पर वर्क कंप्लीट करके देना है। तो अगर हम टाइम पर कंप्लीट करके दे देंगे तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी रहेगा, कस्टमर का ट्रस्ट भी हमारे ऊपर बढ़ेगा। और जब कस्टमर का ट्रस्ट भी बनेगा, हमारा रेगुलर कस्टमर भी वो बन जाएगा। तो हमारे काम अगर उसको पसंद आएगा तो लोगों को वो रेफ़र भी करेगा। जब लोगों को रेफ़र करेगा तो दूसरे और भी कस्टमर हमारे पास आएंगे। तो इस तरीके से हमारे जो बिजनेस है वो ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर मैनेजरियल स्किल्स होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये स्किल करती क्या है? दैट इनेबल इफेक्टिव बिजनेस मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। ठीक है, ये रास्ते खोलती है किस चीज़ के? बिजनेस मैनेजमेंट के और लीडरशिप के। तो सबसे पहले हम इसमें लिख सकते हैं स्ट्रेटजिक थिंकिंग। अब इसके अंदर दोस्तों सबसे पहली जो आती है वो है स्ट्रेटजिक थिंकिंग। यानी कि जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है, वो जो सोचते हैं ना वो स्ट्रेटिकली सोचते हैं। ठीक है, एक बिग पिक्चर उनके दिमाग में होती है, एक लॉन्ग टर्म गोल उनके दिमाग में होता है कि अगर वो एक नया बिजनेस सेटअप करने वाले हैं तो लॉन्ग टर्म गोल उनका क्या है। बहुत जल्दी बिजनेस को बंद नहीं करते हैं, पहले से ही एनालाइज कर लेते हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, उनके कॉम्पिटिटिव क्या है ना। और उनको डिसीजन लेने में भी इस तरीके से आसानी हो जाती है। उनका विजन क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, वो सब चीज़ एक वेल रिसर्च करके उनकी जो थिंकिंग होती है वो स्ट्रेटजिक थिंकिंग होती है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि जो एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को ओपन करता है तो यूं ही नहीं हवा में बिजनेस को ओपन करता है। पहले उसके बारे में रिसर्च करेगा, अच्छी तरीके से सोचेगा, समझेगा, देखेगा, है ना। और एक उसके दिमाग में पिक्चर ऑलरेडी सेट होगी, लॉन्ग टर्म गोल उसका होगा ही होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटजिक थिंकिंग। नेक्स्ट है हमारे पास लीडरशिप। अब दोस्तों, लीडरशिप की क्वालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट भी तो करना है। अब उन पर्सन्स को ये तो नहीं पता कि तुम्हारा विज़न क्या है, तो अपना विज़न उनको आप बताओगे भी तो सही, उनको मोटिवेट करके रहोगे, है ना। उन वो ऐसा कर दोगे कि वो भी यही चाहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो। आपके विज़न और आपके जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनका विज़न कहीं न कहीं अलाइन होना चाहिए, है ना। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है उससे अलाइन होना चाहिए। अब इससे होता क्या है, जब आप कम्युनिकेट करते हो, है ना, अपने गोल से रिलेटेड आप कम्युनिकेट करते हो या फिर कोई अच्छा सा टास्क देते हो, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हो। एम्प्लॉय ने कोई अच्छा काम किया, उसको रिवार्ड प्रोवाइड कर दिया, उसको सपोर्ट करोगे एम्प्लॉय को, है ना। और इस तरीके से आपको एक एनवायरनमेंट सेटअप हो जाएगा, बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट। तो ये सब काम किसका होता है? लीडरशिप का काम होता है। बेसिकली आपके ऊपर सारी कमांड होती है। तो ये चीज़ आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीडरशिप करती क्या है ना? अगर एक बंदे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो एक स्किल है उसके अंदर ये, तो वो इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी अपनी टीम को, ताकि वो भी अच्छा वर्क कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में क्या है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों रोल प्ले करती है? अब देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वर्क है जिसको हम करने वाले हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, या फिर कोई सर्विस हम लोग देने वाले हैं, है ना, तो हमको डिसीजन लेना आना चाहिए। अब डिसीजन हम लोग कब ले सकते हैं?
डिसीजन हम जब ले सकते हैं जब हमें उस टॉपिक के अकॉर्डिंग या फिर उस जो प्रोडक्ट है, जो हमारा आइडिया है, उसके रिगार्डिंग हमारे पास बहुत सारी नॉलेज हो। और नॉलेज ऐसी वैसी नॉलेज नहीं होनी चाहिए, अच्छी खासी नॉलेज हमारे अंदर होनी चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से हमने वेल रिसर्च नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जब हमारे पास नॉलेज आ गई, फिर हमने क्या किया, एनालाइज करेंगे हम लोग ऑप्शंस को, जो भी हमारे पास ऑप्शंस है उनको एनालाइज करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि भाई उसमें रिस्क कितना है, क्या पोटेंशियल रिस्क का पोटेंशियल कितना है ना। फिर उसका चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, क्या बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। फिर गुड डिसीजन मेक। अब इस तरीके से हमारे को सब कुछ अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट है ना। और प्रोडक्ट से रिगार्डिंग इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, अब ये प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं, ये फिट बैठेगा भी नहीं बैठेगा। ये सब चीज़ें जब हमें पता होगी तो हम आसानी से डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ ठीक है, अब ये मैं बिजनेस करता हूँ। तो गुड डिसीजन मेकिंग स्किल हेल्प एंटरप्रेन्योर नेविगेट अनसर्टेननेस एंड ड्राइव प्रोग्रेस। यानी कि दोस्तों, अगर हमने पहले से ही ये सब देख लिया कि आगे चल के इस प्रोजेक्ट में जो मैं काम करने वाला हूँ इसमें ये दिक्कत आ सकती है, तो आपको डिसीजन लेना आसान हो जाएगा ना। कि हाँ चलो, मैंने देख लिया कि लॉन्ग टर्म हमारे पास गोल है, इसमें दिक्कत भी आएगी तो इतनी आ सकती है, पहले से ही सब कुछ हमने देख लिया, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग डिसीजन मेकिंग लेते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो, मान लो आप कोई एक बिजनेस सेटअप करने वाले हो तो उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको पता चलेगा कि हमारा जो बिजनेस है उसका बजट कितना है, उसका कैश फ्लो मैनेजमेंट कैसा है। फाइनेंशियल एनालिसिस हम लोग करेंगे, रिसोर्स एलोकेशंस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो जो इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट होते हैं ये इनेबल्स करते हैं किस चीज़ को, एंटरप्रेन्योर्स टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन एंड मेंटेन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द देयर वेंचर। यानी कि उनकी जो जितना बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, इन सब चीज़ को। मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स में दोस्तों एक कहावत है, जब तक दिखेगा नहीं आपका प्रोडक्ट तब तक बिकेगा नहीं। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है ना, एक एंटरप्राइज खुद का सेटअप करना है, वो भी सक्सेसफुली वर्क करे, तो आपको मार्केटिंग और सेल्स को बढ़ाना ही पड़ेगा। अब किस तरीके से आप लोग बढ़ाओगे, आपके पास मार्केटिंग और सेल्स के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना। तो उसके रिगार्डिंग उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस को इफेक्टिवली प्रमोट करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो सर्विस है या फिर हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है, या फिर हम जो सर्विस लोगों को देने वाले हैं, तो उसको प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों तक अपनी बात पहुंचानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके अंदर होता क्या है, वो इंक्लूड करती है या फिर दिस इंक्लूड मार्केट रिसर्च। भाई मार्केट की रिसर्च हमें करनी पड़ेगी, टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन, है ना। तो बेसिकली ऑडियंस की देखेंगे हम लोग, भैया ऑडियंस का वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है भाई, ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस क्या है हमारी। जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, मान लो हमने 16-17 साल के लड़कों के लिए प्रोडक्ट बनाया है कोई, है ना, और हमने जो सर्विस देने वाले हैं तो 16 से 20 साल के बच्चे जितने भी हैं उनको हम लोग सर्विस देने वाले हैं। तो हमको पता होगा हमारी टारगेटेड ऑडियंस कहाँ है, कब वो एक्टिव रहती हैं, ठीक है। तो ये मार्केटिंग सेल्स की टेक्निक्स होती हैं दोस्तों। तो इनसे क्या होता है, हमारी जो सेल्स होती है वो ज़्यादा होती है, हमारे प्रोडक्ट की रीच ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचते हैं और हमारे प्रोडक्ट बिकते भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एक बिजनेस की ग्रोथ करने में। नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। अब दोस्तों हमने देखो मार्केटिंग कर ली, ठीक है, मार्केटिंग करने से तो सारा काम नहीं होगा। मार्केटिंग से क्या होगा, मार्केटिंग और सेल से कस्टमर हमारे पास आ जाएगा। अब उस कस्टमर को हमें बांध के भी तो रखना है अपने पास, कि एक बार अगर कस्टमर मेरे पास आया, मैं ऐसा चाहता हूँ वो कस्टमर मेरे पास ही आए हर बार, या उसका अगली बार भी कोई काम हो वो मेरे पास ही आए। और अगर मैं उसको एक बार में अच्छी सर्विस दे दूंगा तो कस्टमर कहीं जाएगा ही नहीं, वो तो हमारे पास दोबारा से आएगा, है नहीं। तो और वो रेफर भी करेगा। फायदा इसका ये होता है दोस्तों, वो रेफर भी करेगा लोगों को कि मैंने इस दुकान से ये प्रोडक्ट खरीदा था, इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकला। और इनकी जो सर्विस थी ना, मान लो मेरा प्रोडक्ट खराब हो गया, मेरे को रिपेयर कराना था, इन्होंने बहुत जल्दी रिपेयर करके दिया। इनकी सर्विसिंग भी बहुत अच्छी थी। इनके जो ऑफर थे ना जो इन्होंने मुझे दिए थे प्रोडक्ट बाय करने के टाइम, वो भी बहुत अच्छे थे।
तो ये क्या करेंगे, आपस में रेफर भी करेंगे। जब रेफर करेंगे तो एक हमारी क्या होगा, हमारी रिलेशनशिप बन जाएगी, हमारा नेटवर्क की रीच बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग्स के अंदर आता है। हम लोग एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है, जिसमें अब हम ये सब बना कैसे सकते हैं भाई, कि भाई हमारे जो मेंटर हैं या फिर सप्लायर्स वगैरह हैं, है ना, हम बेसिकली उनको अच्छी तरीके से गाइड करते हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन देते हैं और बताते हैं कि भाई क्या ऑफ़र चल रहा है, क्या नहीं ऑफ़र चल रहा है, बहुत डिटेल में सब कुछ करते हैं हम लोग। तो इतना आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर कोई प्रोडक्ट आप किसी को लेने गए, है ना, कोई प्रोडक्ट अगर आप किसी शॉप पर लेने गए, या फिर मान लो आपने खुद सोचो, एक छोटी सी बात सोचिए, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, कि आप एक शोरूम पर गए। अब एक शोरूम पर अगर आप मान लो बाइक खरीदने गए, तो कितना अच्छा होगा अगर उस शोरूम पे कोई ऑलरेडी एक पर्सन है जो कि आपको बता रहा है कि भाई ये सर आप ये वाली बाइक ले सकते हो, इसमें ये फीचर्स हैं, हम लोग आपको ये प्रोवाइड करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से गैदर कर रहे हैं, है ना, सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरीके से गैदर कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं, आपको समझ भी आ रहा है, आपको अच्छा भी लग रहा है। जब आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में हो जाएगी और आपका एक माइंडसेट अच्छा हो जाएगा, तो आप वो प्रोडक्ट बाय करोगे ही करोगे। ज़्यादा चांसेस होते हैं आप उसके प्रोडक्ट को बाय करें। तो यही चीज़ होती है कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन मैं रन कर रहा हूँ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी प्रोडक्ट है या फिर मैं कोई भी अपनी सर्विस दे रहा हूँ, तो लोगों को मैं रिप्रेजेंट भी तो करूँगा ना। मेरी प्रेजेंटेशन कैसी है कि मैं अपना प्रोडक्ट को किस तरीके से लोगों को दिखाता हूँ ताकि वो कन्विंस हो जाएँ और मेरे से प्रोजेक्ट ले जाएँ। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, मैं उनसे तमीज़ से बात कर रहा हूँ या नहीं बात कर रहा हूँ, ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एडेप्टेबिलिटी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इन केस कोई प्रोडक्ट आपसे ले गया, है ना, या फिर कोई और प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है आपके बिजनेस के अंदर, तो उस आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग और एडेप्टेबिलिटी वाली हैबिट भी होनी चाहिए, कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आप कर पाओ, है ना। और सॉल्व कैसे करोगे? एडेप्टेबल रहो। अब अड़े मत रहना कि भाई मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना है, तो फीडबैक आ रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना है, कोई कमियां रह गई है आपकी उसको सॉल्व करना है, जो प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करना है, ताकि आपका नेटवर्क भी ग्रो हो, आपका बिजनेस भी ग्रो हो, आपके बिजनेस सस्टेनेबल रहे और रेगुलर कस्टमर बने रहे, है ना, ट्रस्टवर्दी कस्टमर। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या होता है, जब हम ये सब चीज़ काम करेंगे ना, तो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग जानते ही हो। टाइम मैनेजमेंट आज के टाइम पे जिसने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया वो कुछ भी कर सकता है। कि भाई टाइम मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ आती हैं। जैसे मान लो आपने कोई भी प्रोजेक्ट ले लिया, है ना, कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लिया कि भाई आप मान लो किसी कस्टमर ने एक ऑर्डर दे दिया, सर मेरे को इतने टाइम तक कस्टमाइज़ करके ये 5 प्रोडक्ट आपको देने हैं 5 तारीख तक, ठीक है, एक डेट उन्होंने फिक्स कर दी। तो कितना अच्छा हो अगर आप जो उनका प्रोडक्ट है उसी टाइम पर, उसी डेट पर डिलीवर कर दें, तो कस्टमर आपसे खुश हो जाएगा कि सही है, मैंने यहाँ प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, इन्होंने टाइम से मुझे प्रोडक्ट दे दिया, है ना, लेट नहीं किया। तो टाइम मैनेजमेंट अगर आपका ठीक होगा तभी तो आप ऐसा काम कर पाओगे। तो आपकी जो प्रायोरिटाइज होनी चाहिए ना, वो इसी चीज़ पर होनी चाहिए। सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर होते हैं दोस्तों, वो अंडरस्टैंड करते हैं, क्या समझते हैं, वैल्यू ऑफ टाइम एंड प्रायोरिटाइज देयर टास्क इफेक्टिवली। और उसी चीज़ पे प्रायोरिटाइज भी करते हैं कि भाई हाँ मेरे लिए टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे हैव गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल, उनके अंदर गुड मैनेजमेंट स्किल्स होनी ही चाहिए और होती ही है। रियलिस्टिक डेडलाइंस वो लेते हैं कि भाई इस ऐसा नहीं कि ऑर्डर ले लिया और पूरा ही नहीं कर रहे टाइम से, पूरा करना चाहिए उन्हें, है ना। ये स्किल्स उनके अंदर होती ही होती हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर। ऑर्गेनाइज देयर वर्क एफिशिएंटली, अपने वर्क को ऑर्गेनाइज भी करते हैं। उनका जो फोकस होता है ना, डेडलाइन को पूरा करने में लगा रहता है, प्रोडक्टिविटी को क्या मेंटेन करने में लगा रहता है। तो ये चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है कंटिन्यूस लर्निंग। अब दोस्तों अगर आपकी कोई गलती हो रही है, आप उस गलती को सीखें और सीखने के बाद उस पर वर्क करें और प्रोडक्ट को अपने और बेहतर बनाएं। तो ये नहीं कि
एक ऐसा माइंडसेट लेके जाएं कि भाई मुझे कुछ सीखना ही सीखना है। एक टाइम पर अपनी ग्रोथ कम नहीं करनी, सीखते जाना है। जब मार्केट में रिसर्च करते रहोगे, नए नए ट्रेंड के बारे में देखते रहोगे, तो कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलता रहेगा। आपने कोई गलती कर दी, उससे सीखो, है ना। कहीं आप नई जगह गए, वहाँ आपको कोई नई टेक्नोलॉजी मिल गई, वहाँ से देख लो कि भाई इस नई टेक्नोलॉजी से हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग करते रहो। आपने कोई मतलब प्रोग्राम में, ऐसे प्रोग्राम में चले गए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, उन्होंने आपको गाइडेंस दे दी, आप वहाँ से सीखो। तो एक कंटिन्यूस लर्निंग आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हम लोग बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू क्रिएशन। अब वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या है दोस्तों? बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू क्रिएट करके देते हैं। अब वैल्यू क्रिएट कैसे करेंगे? मान लो अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है ना, कोई प्रॉब्लम है जो सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसके रिगार्डिंग हमने क्या कर दिया, एक सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड किया सोसाइटी को। हो सकता है हमने उनकी जो प्रॉब्लम को पहले अंडरस्टैंड किया और उसके रिगार्डिंग हमने एक प्रोडक्ट बनाया, एक सर्विस बनाई, है ना। और सर्विस लोगों को इतना अच्छा पसंद आने लगी, आपका बिजनेस ग्रो होने लगा। तो हम किस तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे? कैसे अट्रैक्ट करेंगे? जब हम प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। मान लो सेम प्रोडक्ट 5 लोग और भी दे रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट तक लोग बार कैसे आएंगे? तब आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट करोगे, तभी तो आएंगे। तो वैल्यू क्रिएशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर एंड स्टेक होल्डर्स। कस्टमर और स्टेक होल्डर्स को हम लोग वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट सर्विस एक्सपीरियंस एट मीट देयर नीड्स, सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स और फुलफिल देयर डिज़ायर। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कि हम लोगों को प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, या फिर ऐसा एक्सपीरियंस दे सकते हैं जो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व कर सके, उनकी जो डिज़ायर्स हैं वो भी फुलफिल हो जाएं, है ना। हमने अपने प्रोडक्ट में क्या कर दिया, वैल्यू क्रिएट कर दी कुछ ना कुछ। अब देखो इसमें क्या रहता है, सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस होता है वो कस्टमर के ऊपर ही रहता है। हमारा मेन फोकस किस पे रहता है दोस्तों? कस्टमर के ऊपर ही रहता है। और हम लोग कैसे फोकस करते हैं कि भाई कस्टमर की नीड को समझते हैं कि भाई कस्टमर की नीड क्या है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या क्या हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं, उसको अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे, उनकी डिज़ायर के बारे में, उनके पेन पॉइंट्स के बारे में, उसका पेन पॉइंट क्या है। ठीक है, और उसी के रिगार्डिंग हम लोग ऑफर उनको देंगे। जितनी ज़्यादा हम वैल्यू उनको देंगे, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कस्टमर हमारे पास, रेगुलर कस्टमर हमारे वो हो जाएं, है ना, ट्रस्टवर्दी कस्टमर हो जाएं और हमारे प्रोडक्ट को रेफ़र भी करने लगे। एक बार जब रेफ़र करते हैं ना दोस्तों, वो सबसे बढ़िया मार्केटिंग होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनोवेशन एंड डिफरेंशिएशन। अब वैल्यू क्रिएशन में दोस्तों इनोवेशन और डिफरेंशिएशन भी आती है। ये क्या काम करती है? ये वैल्यू क्रिएट करती है किस पे? जैसे देखो, जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने कोई यूनिक फीचर्स लॉन्च कर दिया, है ना। हमने अपनी जो फंक्शनलिटी है उसको इम्प्रूव कर दिया, क्वालिटी को एनहांस कर दिया, है ना। नोवल बिजनेस मॉडल्स को हमने देख लिया, जो 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 क्या करते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है और जो कंपटीटर्स हैं उनसे अलग दिखता है। ये होता है हमारा इनोवेशन एंड डिफरेंशिएशन में। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम पहले कस्टमर है हमारे पास, जो हमारा कस्टमर है, तो उसकी हम प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझेंगे पहले, भाई इसको प्रॉब्लम आ क्या रही है, इसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं। अगर हम उसको सॉल्व कर देंगे तो ऑब्वियस ही बात है, जो कस्टमर की नीड थी, जो कस्टमर की प्रॉब्लम थी, हमने सॉल्व कर दी। अगर हम एक बार सॉल्व कर देंगे तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें होना ज़रूरी ही पड़ता है। लोगों की पेन पॉइंट को समझते हैं हम लोग, छोटे मोटे जो टास्क होते हैं उसको हम लोग काम पर पूरा करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी हमारी बढ़ जाती है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। नेक्स्ट है कस्टमर एक्सपीरियंस। अब कस्टमर का एक्सपीरियंस अगर बहुत अच्छा है, ठीक है, जैसे द कस्टमर एक्सपीरियंस अब, यानी कि बोल सकते हैं द ओवरऑल एक्सपीरियंस अ कस्टमर हैज विद अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस रहा,
है ना, या फिर आपने जो सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड करी उसका उसके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा। ब्रांड कंट्रीब्यूट द वैल्यू क्रिएशंस। और मोस्ट सारे जो बड़े बड़े ब्रांड आपने देखे होंगे वो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन, कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएशन करते ही रहते हैं, है ना, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब ऐसी बात नहीं है कि भाई आप इतनी वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हो और लोगों की बस की बात ही नहीं है आपके प्रोडक्ट को खरीद पाना, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी होनी जरूरी है कि आप अपना प्रोडक्ट किस कॉस्ट में बेच रहे हो। ठीक है ना, कि कस्टमर वो खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे, ज़्यादा हाई प्राइजेस तो नहीं है, आपके प्रोडक्ट के प्राइजेस क्या क्या हैं उसके हिसाब से आपको रखना है। जो अगर आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हो तो उनको इस तरीके से वो करके देना है, ऑफर देने हैं, इस तरीके से प्राइस सेटअप करने हैं प्रोडक्ट के, आपको भी लॉस ना हो और कस्टमर भी आपसे अट्रैक्ट रहे। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो दोस्तों देखिए, आप जो भी प्रोडक्ट बनाएं उसकी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उस पर कोई बेकार इफेक्ट ना पड़े सोशली या इन्वायरमेंट को। ठीक है, और सोशल इन्वायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये भी हो सकती है, जैसे मैंने हमेशा से आपको एग्जांपल दिया है, सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही है तो उनकी प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं, तो एक तरीके से सोशल हेल्प कर रहे हो, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर सोशल एंड एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग लिख सकते हो इसके बारे में। और इससे फर्क पड़ता है, ब्रांड की रेपुटेशन पे फर्क पड़ता है दोस्तों, अगर आपको बहुत अच्छा रहा तो। फिर पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन। तो पार्टनरशिप कोलैबोरेशन मैंने आपको बहुत बार बताया है, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो आपको पार्टनरशिप करना ज़रूरी ही होता है। क्यों ज़रूरी होता है, अगर आप पार्टनरशिप करोगे तो जो जिसके साथ आप लोग पार्टनरशिप करने वाले हो सकता है उसका नेटवर्क आपसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके नेटवर्क में 500 बंदे हैं, उनके नेटवर्क में 500 से ज़्यादा बंदे हैं, तो जब इंटरमिक्सिंग होगी तो दोनों की प्रॉफिट होगा ही होगा। तो पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है, इसीलिए एक दूसरे से कोलैबोरेशन करते रहना चाहिए। अपने आइडियाज़ को, अपने प्रोडक्ट को उनके पास लेके जाओ, वो आपके पास अपने प्रोडक्ट को लेके जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको करना चाहिए। नेक्स्ट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अगर कोई गलती आपके प्रोडक्ट में है और कस्टमर का फीडबैक आ रहा है कि आपके सर ऐसे है ऐसे हैं, तो आपके कस्टमर की फीडबैक को देखिए और जो गलतियां हैं अपनी गलतियों से सीखिए, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहिए। तो ये कुछ जो बातें थी वो थी वैल्यू क्रिएशन की। नेक्स्ट हमारे पास है वाई वैल्यू क्रिएशन इज नेसेसरी फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए वैल्यू क्रिएशन क्यों जरूरी है, तो खुद सोच के आंसर दीजिए। वैल्यू क्रिएशन इसीलिए ज़रूरी है हमारे कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए, हमारी जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ बनी रहे, है ना, हमेशा वो प्रॉफिटेबल बिजनेस रहे, सस्टेनेबिलिटी आती रहे, कस्टमर की लॉयल्टी रहे। तो ये सब क्या है, वैल्यू क्रिएशन है, बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है बिकॉज इट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू देयर सक्सेस एंड सस्टेनेबिलिटी। बिजनेस की सक्सेस और सस्टेनेबिलिटी के लिए डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है क्या, वैल्यू क्रिएशन। यहाँ पर कस्टमर के सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी के ऊपर वर्क किया जाता है, कंपिटिटिव एडवांटेज भी मिलते हैं। मैंने बताया ना, 5 लोग भी दुकान सेम प्रोडक्ट उन्होंने भी, उनके पास भी है, वो भी सर्विस दे रहे हैं, तो आप लोग किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को एनहांस करते हो ताकि कस्टमर आपके पास आए। फिर रेवेन्यू जनरेशन में भी। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांड बिल्डिंग एंड रेपुटेशन। तो दोस्तों अगर आपके जो वैल्यू क्रिएशन आप लोग करके दे रहे हो कस्टमर को, तो कहीं ना कहीं आपकी ब्रांड वैल्यू इमेज बन रही है, अच्छी खासी इमेज बन रही है। लोग रेफर करते हैं ना तो ये बोलते हैं कि भाई उस ब्रांड का प्रोडक्ट मैंने लगाया था, मेरे को बहुत सूट किया था, है ना। तो ब्रांड वैल्यू आपकी बनने बनने चाहिए, है ना, आपकी रेपुटेशन बनी रहे, तो आप कस्टमर को वैल्यू क्रिएट कुछ ना कुछ करके देते ही देते हो। तो इसीलिए नेसेसरी रहती है वैल्यू क्रिएशन बिजनेस में। नेक्स्ट है एडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलेंस। तो एडेप्टेबिलिटी मैंने आपको बताया था, एडेप्टेबिलिटी कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग आपको बदलना ही पड़ेगा, है ना, कि किस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, वैल्यू क्रिएशन किस तरीके से आप लोग कर रहे हो, जो नया ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आपकी थॉट किस तरीके से है, आप किस तरीके से सोच रहे हो। ठीक है, आप जो काम कर रहे हो क्या वो कस्टमर की डिमांड को
फुलफिल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, वो सब चीज़ आपको इसमें आएगा एडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस में। फिर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में क्या होता है दोस्तों कि अगर आप कस्टमर की जो डिमांड वगैरह है, उनको जो एक्सपेक्टेशंस है उसको फुलफिल कर पा रहे हो और कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है ना, और जो रिवेन्यू आपको चाहिए रिकरिंग रिवेन्यू वो आप जनरेट कर पा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो प्रोडक्ट है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सस्टेनेबल बिजनेस फोकस ऑन क्रिएटिंग वैल्यू नॉट फॉर कस्टमर्स। एक चीज़ और याद रखना, मैं बार बार कस्टमर बोल रहा हूँ ना, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखना है, तभी मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। सस्टेनेबल बिजनेस फोकस ऑन क्रिएटिंग वैल्यू नॉट ओनली फॉर कस्टमर, ओनली फॉर कस्टमर नहीं बट आल्सो फॉर अदर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, सच एज जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए, जो आप वैल्यू दे रहे हो, अगर एक बिजनेसमैन है वो कस्टमर के ऊपर ही फोकस करता रहेगा तो कैसे बिजनेस सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएगा, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी। उसको फोकस करना पड़ेगा जो स्टेक होल्डर्स उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जैसे एम्प्लॉय हो गए, पार्टनर्स हो गए, है ना, और जो जितने भी सस्टेनेबल इम्पैक्ट है उन सब पे फोकस करना ही पड़ेगा, उनको भी साथ लेके चलना है ना, तब हमारा एक बिजनेस सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ पाता है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा कि वैल्यू क्रिएशन कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है एक बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू ग्रो एन एंटरप्राइज। अब हमको बताना है कि अगर हम एक एंटरप्राइज ग्रो करना चाह रहे हैं, एक जो हमारा बिजनेस है उसको हमें बड़ा बनाना ही बनाना है, तो क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, हायर द राइट पीपल। हमें अच्छे पीपल, जो अच्छे लोग हैं उनको हायर करना है, जो हमारे जो गोल हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उनकी उनके मैचिंग हो कम से कम। जो हम चाह रहे हैं एक वर्कर से, एक एम्प्लॉय से वो काम वो कर पाए, है ना, एक जो स्किल हम लोग ढूंढ रहे हैं उसके अंदर बेसिकली वो काम कर पाए। तो हायर द राइट पीपल, अच्छे पीपल को हमें हायर करना है अगर हमें अपने एंटरप्राइज को ग्रो कराना है। सेकंड, फोकस ऑन एस्टेब्लिश रेवेन्यू सोर्सेज। हमें अपने जिससे हमारे बिजनेस में रेवेन्यू आ रहा है, जिससे हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उस पर फोकस करके रखना है कि भाई अगर हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सेल कर कर अपने प्रोडक्ट को, तो हमें उस पर फोकस करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करानी है। तो जो रेवेन्यू सोर्स है उसको हमें ध्यान से फोकस करना है। रिड्यूस योर रिस्क, हमें अपने रिस्क को भी रिड्यूस करना है। ठीक है, वी एडेप्टेबल, यानी कि लोगों की नीड, लोगों की डिमांड, लोगों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, जैसा वो चाहते हैं वैसा हमें उन्हें सर्व करना है। बूस्ट योर कस्टमर सर्विस, और हम लोग अपने कस्टमर सर्विस को भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना ही पड़ेगा भाई। अगर हम कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देंगे तो वो रेफर भी तो करेंगे लोगों को, तो बूस्ट योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट, रिसर्च और कंपिटिटर्स। अब देखो इसमें कितना अच्छा फ़ायदा रहता है कि जो आपके कंपिटिटर्स हैं, आपके साथ में जो वर्क कर रहे हैं, अगर हम उनके बारे में रिसर्च करने लगें, है ना, या देखते रहें कि भाई ये क्या ऑफर कर रहे हैं, ये क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, ये किस तरीके से बिजनेस इनका ग्रो हो रहा है, दोनों से या तो कोलैबोरेट कर लो तो और फायदा है, नहीं कर पाए तो अपने कॉम्पिटिटर्स को रिसर्च करते रहो। नेक्स्ट है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अपने ऊपर भी आपको टाइम देना है दोस्तों, अपने ऊपर टाइम देना है, अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ऑलवेज थिंक अहेड, हमेशा दूर की सोचनी, आगे की सोचनी है आपको। ये नहीं कि भाई ये फेलियर हो गया तो अब मैं यहीं पर अटक के रह जाऊंगा। उस फेलियर को, प्रॉब्लम जो आपके पास है उसको सॉल्व भी करने हैं आपको, उस पर अटक के नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं आज की वीडियो, और आपकी वीडियो यूनिट सेकंड कंप्लीट होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।